नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बहुत सारी कहानियां आपको पहले बता चुका हूं। जब ये लोग धरने पर नहीं बैठे तो उससे पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह से वो एक संरक्षित किस्म के डॉन हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब FIR भी हो गई है। लेकिन आज मैं आपको वो कहानी ब्रजभूषण शरण सिंह की बताने वाला हूं, डिटेल से, तफसील से, एक एक बारीक डिटेल होगी, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि ये जो पहलवान लड़कियां हैं, इनका मुकाबला किस हस्ती से है। उनकी पॉलिटिकल पावर नहीं बताऊंगा, उनकी आर्थिक शक्ति, उनके पास जितना पैसा धन दौलत है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्राइम की दुनिया में उनका अपना हस्ताक्षर कितना बड़ा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज पढ़ते पढ़ते पक गया हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल उस दौर की 92, 93, 94, 95 के जो अखबार हैं, उनकी जानकारियाँ निकाल कर एक बेहतरीन स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं भी आया। ये कहानी एक गैंगवॉर की है, एक बहुत बड़े गैंगवॉर की, जिस गैंगवॉर में दाऊद इब्राहिम और उनके साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महान डॉन, जिनको योगी जी के आने के बाद 14 साल बाद जेल से मुक्ति मिली थी, ब्रजेश सिंह, बहुत सारे कैरेक्टर शामिल हैं। लेकिन ये है शुद्ध अंडरवर्ल्ड की एक कहानी, जो किसी भी पिक्चर, सिनेमा से ज़्यादा सेंसेशनल है, ज़्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत होती है अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम गैंग के आपसी गैंगवॉर से। पापा गवली अरुण गवली के प्यारे रिस्पेक्टेड बड़े भाई थे और अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, सरगना थे। पापा गवली का किसी प्लॉट को खरीदकर मल्टी स्टोरी बनाने का प्लान था। उस प्लान में एक डिस्प्यूट हुआ। उस डिस्प्यूट में दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग के बीच में एक ज़बरदस्त अदावत हो गई। और उस अदावत की वजह ये थी कि वो जो गवली गैंग था, उसने नाजायज़ तरीके से, अंडरवर्ल्ड के भाषा में नाजायज़ तरीके से, उस ज़मीन को ऐसे बिल्डर को दिला दिया जिसको दाऊद इब्राहिम नहीं चाहता था। इसके बाद में ये अदावत बढ़ती चली गई और एक दिन अचानक दाऊद इब्राहिम गैंग पापा गवली को निशाने पर ले लेता है। पापा गवली भागते रहते हैं, छिपते रहते हैं, और उसके अलावा वो कई दूसरी जगहों पर जाते हैं। और वो दगड़ी चाल में, जो अरुण गवली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, 30 फुट ऊंचा उसका दरवाज़ा होता था, उसकी सारी दुकानें अंदर बाहर से खुलती थी, यानी किसी के अंदर से भागना हो तो भाग सकते हैं। अंदर उसका बहुत सारा सेटअप था। वहाँ ना छुप के, कभी मिल वर्करों की कॉलोनी में, कहीं किसी चाल में घुस के पापा गवली अपनी जान बचाता रहता था। और एक दिन दाऊद गैंग के हत्थे पापा गवली चढ़ गया और उन्होंने पापा गवली को मार दिया। जो इल्ज़ाम लगाया गया वो ये लगाया गया कि दाऊद गैंग के किसी एक गैंगस्टर की पत्नी से पापा गवली के नाजायज़ संबंध थे, और उन संबंधों के कारण पापा गवली को मारना पड़ा। होता क्या है कि ज़मीन के पीछे जिस भी चीज़ के लिए हो, ये गैंगस्टर लोग जो होते हैं ना, एक इस तरह का इमोशनल टाइप का पहलू चुन लेते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी गैंग के लोगों में, अपने लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए उनके दिमाग में ये बता सकें कि देखो भाई अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। अब बड़े भाई पापा गवली की हत्या होने के बाद अरुण गवली का माथा ठनक जाता है। अरुण गवली लगातार इस फिराक में रहता है कि कब दाऊद का कोई आदमी हाथ में आ जाए। लेकिन दाऊद के किसी रिश्तेदार को, क्योंकि उसका मकसद ये था, इसने मेरे भाई को मारा है तो मैं भी इसके भाई को मारूंगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को मारूंगा जो बहुत ज़्यादा, जिसके मरने का दर्द
दाऊद इब्राहिम को हो। इकबाल कास्कर अकेला ऐसा भाई था जो मुंबई में बचा हुआ था दाऊद का, बाकी सब दुबई जा चुके थे और सत्या के बाद में दाऊद भी दुबई शिफ्ट हो गया था। इकबाल कास्कर जिस इलाके में रहता था उस इलाके में अरुण गवली की हिम्मत नहीं थी कि घुस जाए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका था और आसपास बहुत सारे लोग उसी कम्युनिटी के, उसी सोच के रहते थे। अब इस पूरी चीज़ों के बीच में ये लगा रहता है, ये पता लगाने में अरुण गवली की कैसे करूं, और एक एम्बेसडर कार इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुई थी पापा गवली की मौत में। उस एम्बेसडर कार का मालिक था मनोज कुलकर्णी। मनोज कुलकर्णी की तलाश में अरुण गवली जुट जाता है, उसकी गैंग जुट जाती है और बहुत सारे इनपुट्स लिए जाते हैं, जासूसियाँ की जाती हैं। और एक दिन पता चलता है कि मनोज कुलकर्णी अपनी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए मुंबई के वीपी रोड में जाने वाला है। वहाँ वो शादी अटेंड करेगा और शादी के बीच से मनोज कुलकर्णी को मारना है, उठाना है। समस्या ये है कि एक गैंगस्टर की बहन की शादी है, दाऊद की गैंग के बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे। उस मंडप से कैसे मनोज कुलकर्णी को निकाला जाए? तरीका ये निकाला गया कि कई एम्बेसडर गाड़ियाँ इंतज़ाम की गई, अरुण गवली गैंग ने की। उनको इस तरह से तैयार किया गया कि देखने में लगे कि ये पुलिस की एम्बेसडर गाड़ियाँ हैं। पुलिस यूनिफॉर्म के जूते लाल वाले पहने गए। इसके अलावा कुछ सफारी वफारी उस तरह के सारे परिधान पहनाए गए और जेब में उसी अंदाज में तमंचे वंचे रख के, जैसे सीआईडी में आप देखते होंगे, बाल वाल कटवा के पूरा एकदम, ताकि पुलिस की टीम लगे। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि इन्होंने शादी परेड किया होगा, नहीं किया। एक पुलिस वाला कान में जाकर मनोज कुलकर्णी के कहता है, आप अरुण गवली के निशाने पर बेहतर यह कि चुपचाप हमारे साथ हमारे प्रोटेक्शन में चलिए, पुलिस प्रोटेक्शन में। और उसको ये लोग अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। रास्ते में उसको किसी तरह से काबू कर लिया जाता है और उसी दगड़ी चाल में, जिसका 30 फुट का दरवाज़ा बताया जाता है, जिसके अंदर पूरा गवली का अपना गैंग चलता था, वहाँ पे एक कमरे में जो उसका टॉर्चर रूम था कहें या इंटरोगेशन रूम था, उसको पुलिस के रूम की तरह शक्ल दी गई थी। पुराने पत्रकार जिन्होंने उस समय उस चीज़ को कवर किया था वो बताते हैं। और उस टॉर्चर रूम में उसी तरह लाइटों के सामने इसको बंद कर दिया गया। जब ये उठा तब भी उसको लग रहा था कि ये पुलिस के ही कब्जे में है और पुलिस के ही पास है, और थैंक्स गॉड मैं बचा हुआ हूँ। अरुण गवली के हाथ में होता तो मारा जाता। इसके बाद पूछताछ के सामने अरुण गवली आता है और उससे ये कहता है कि तुम्हारी गाड़ी थी, गाड़ी का पता लगा। आज तो बहुत आसान है, उस ज़माने पता लगाना किसके नाम से रजिस्टर है थोड़ा मुश्किल काम था, वो भी गैंगस्टर्स के लिए। सब कुछ मैनुअल रिकॉर्ड होता था। ये 92-93 की बात है। तो गवली जो है वो उसको पूछता है कि बताइए, और पूरी पूछताछ चलती है, पुलिस की तरह इंटरोगेशन होता है, सारी जानकारियाँ निकाली जाती हैं। उन जानकारियों को निकालने के बाद सुभाष कुलकर्णी को, मनोज कुलकर्णी को उसी जगह पे मार दिया जाता है, उसी इंटरोगेशन की जगह पे। बाद में उसकी लाश कहीं दूर मिलती है। ये सारा का सारा जो कहानी है ये बताती है कि कहानी क्या है। अब जब ये हत्या हो जाती है तो दाऊद तिल मिलाता है, लेकिन अरुण गवली का जी नहीं भरता। वो चाहता है कि मैं वो वाला दर्द दूं जो उसने मेरे भाई को दिया था। मेरे भाई को जो दर्द दिया था उस दर्द को देना है तो एक कोई ना कोई खून का साथी हो और टारगेट ऐसा हो जिसको अचीव किया जा सके। इकबाल कास्कर को अगर मारने जाएंगे तो बराबर का नुकसान हो सकता है, ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है। तो अरुण गवली एक रास्ता खोजता है। दाऊद इब्राहिम की सबसे प्यारी, सबसे दुलारी बहन, उनकी सबसे क्लोज, आप सब जानते हैं, वो है हसीना पारकर। हसीना पारकर की इस्माइल पारकर से शादी हुई थी। हसीना और इस्माइल ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया को मानते जानते नहीं थे, और उसूल होते हैं अंडरवर्ल्ड के, और उसूल में ये होता है कि भैया आपकी मुझसे दुश्मनी है, मेरे परिवार से नहीं है।
तो ना तो मैं आपके परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना। यानी अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं उनके परिवार के और उनके अपने लोग निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि ये एक उसूल है, ये एक बंदिश है। लेकिन अरुण गवली बदले की आग में तप रहा था। वो दाऊद को उतना ही नुकसान पहुंचाना चाहता था और वो लगातार हसीना पारकर और उसके पति इस्माइल पारकर की रेकी करता रहा। पार्क मोडिया स्ट्रीट है और वहां पे एक टेमकर मोहल्ला है, जहां पर इस्माइल पारकर अपनी पत्नी के साथ में यानी हसीना पारकर के साथ में दाऊद इब्राहिम का बहनोई रहा करता था। जितना दाऊद अपने बहनोई को प्यार करता था, जितना बहन को प्यार करता था, उतना ही बहनोई को करता था। और इस्माइल पारकर भी हसीना को बहुत प्यार करता था। 24 जुलाई 1992 को गवली के 4 लोग टेमकर मोहल्ले में इस्माइल पारकर को, हसीना पारकर के पति को, उन सकरी गलियों में दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से मारते हैं। खौफ देखिए। लेकिन उन गलियों में रहने वाले लोग जो थे सिविलियन, वो इन गुंडों को घेर लेते हैं और इन चारों सीटर्स की पूरी तरह से पिटाई होती है। और इतना पीटा जाता है कि इनकी जान बचाने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ता है। पुलिस इनको अरेस्ट करके अस्पताल ले जाती है और जे अस्पताल में भर्ती कराती है। जो जे अस्पताल शूटआउट केस की बात हो रही है कि उसके आरोपियों को इन्होंने संरक्षण दिया था, वो जे अस्पताल, मुंबई का जे अस्पताल है। उसके पहले माले पर करीब करीब जेल जैसी सुरक्षा होती है और वहाँ पर सारे जो गंभीर कैदी हैं, जो खूंखार कैदी हैं या दूसरे कैदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उस सारे कैदियों को अगर अस्पताल में इलाज कराने भेजना हो तो जे अस्पताल की उस सुरक्षा वाली जेल में रखा जाता है। जेल क्या है, वो अस्पताल में रखा जाता है। कई तरफ से उसको बहुत कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उसमें कई सारे जंगले हैं, ये हैं, वो हैं, जैसा होता है। अब तो वो सुरक्षा एकदम कुछ और ही हो गई है। उस समय के बारे में बताते हैं कि तब भी कई कैंची वाले दरवाजे, ग्रिल वाले दरवाजे होते थे जिनको पार करके आपको ऊपर जाना पड़ता था। वहां पर ये चारों लोग भर्ती हैं। 24 तारीख, ये कहते हैं अंडरवर्ल्ड के जानकार, पुराने पत्रकार लोग, 24 तारीख दाऊद इब्राहिम के दिमाग में अटकी हुई थी। उसके बहनोई को 24 तारीख को मारा गया था, 24 जुलाई को। दाऊद इब्राहिम ने अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए जो जाल बुना, उसमें उसने देश के अलग अलग हिस्सों से शूटर्स इकट्ठे किए। मुंबई के लोगों को कम रखा, क्योंकि अगर वो टीम बनाएगा मुंबई में तो खबर फैल सकती थी। उत्तर प्रदेश से भी शूटर इकट्ठे करके लेके गया। इधर ये लोग वार्ड नंबर 18 में इलाज करा रहे हैं, उधर 24 शूटर्स देश भर से इकट्ठे किए गए। वो शूटर्स कमलनाथ कह रहा हूं, कल्पनाथ राय उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, नरसिंह राव का जमाना था। कल्पनाथ राय का एक पीए कभी सब इंस्पेक्टर होता था, वो बाद में उनकी सुरक्षा में आ गया, वो उनका पीए बन गया। लेकिन उसके अंडरवर्ल्ड से बड़े अच्छे रिलेशन थे, पश्चिमी यूपी के अंडरवर्ल्ड से। उसने सिफारिश लगा के एक टीम जो थी शूटर्स की, 4 आदमियों की, उसको सरकारी कंपनी, जैसे दिल्ली में है ना BSES डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ऐसी एक कंपनी थी, BSES ही नाम था उसका, उसके गेस्ट हाउस में उसको ठहराया, सरकारी गेस्ट हाउस में। और सरकारी गाड़ी से ही वो शूटर कत्लेआम के लिए गए। AK-47 उनके पास था। इसके अलावा ये आदमी था वीरेंद्र राय, जो उनका सेक्रेटरी था। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर शूटर्स को 4 जगह ठहराया गया था। उनकी डिटेल्स में जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, ये चूंकि सरकारी मामला है। 16 सितंबर को 24 लोग जे अस्पताल के अंदर घुसते हैं। जे अस्पताल पुलिस स्टेशन से बहुत पास में है, बिजली के 9 खंबे गिन लीजिए, इतनी दूरी पे पुलिस स्टेशन है। और वहां पे
ये लोग ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। प्लान ये था कि जो भी सामने आए मारो, इतना खौफनाक मंजर क्रिएट कर दो कि किसी की हिम्मत ना हो कि आपके बीच में आ सके। ये ऊपर वार्ड में जाते हैं और वार्ड में जाकर सीधे ये लोग घुसते हैं वहां पे और जाकर हमला कर देते हैं। ब्रजेश सिंह, यूपी के डॉन, जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, योगी जी के आने के बाद 14 साल में ही छूट गए। जो लोग अभी आनंद मोहन सिंह पर विवाद मचा रहे हैं, उनको ये भी देख लेना चाहिए कि योगी जी ने ब्रजेश सिंह को छोड़ा। बच्ची सिंह और सुभाष सिंह ठाकुर, सुभाष सिंह ठाकुर वो शूटर है जिसको बहुत अच्छा निशानेबाज माना जाता था। ये तीनों लोग भी उस हमले में शामिल थे और दाऊद के लिए ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए थे। ये वही ब्रजेश सिंह हैं जिन्होंने AK-47 से एक रेलवे क्रॉसिंग पे किसी आदमी की हत्या की थी। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था। और ये लोग जाके वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। 500 गोलियां चलती हैं। आप सोचिए किसी फिल्म के शूट की तरह। उन 4 में से 2 लोग वहीं मर जाते हैं, एक बाद में मरता है। सुरेश हल्दनकर मारा गया, जो मेन टीम को लीड कर रहा था हसीना पारकर के हस्बैंड को मारने के लिए। और 2 नर्स और 4 पुलिस वाले घायल होते हैं। और ये सारे के सारे 24 लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके लिए भी सरकारी दूसरी तरह की गाड़ियों का इंतजाम किया गया था जिससे ये निकल जाते हैं। अब यहां से कहानी में बृजभूषण शरण सिंह की एंट्री होती है। इंडिया टुडे का आर्काइव्ड एडिशन निकालता हूं मैं अगर उस समय का, तो ये एडिशन, आर्काइव एडिशन मेरे पास जो है, मैं आपको एक मिनट देख के इसकी तारीख बताता हूं। यह है विजय जंग थापा की स्टोरी, 29 फरवरी 1996 की। विजय जंग थापा, इसको जून 14-13 में इसको अपडेट किया इंडिया टुडे ने। तो इंडिया टुडे की आर्काइव की स्टोरी कहती है कि वहां से निकलने के बाद में ये जो शूटर्स थे, ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, बच्ची सिंह, ये लोग दिल्ली में आकर रुकते हैं और दिल्ली में इनकी मेहमान नवाजी करते हैं बृजभूषण शरण सिंह। वो बृजभूषण शरण सिंह जो आज यौन उत्पीड़न के मामले में FIR जिनके ऊपर हुई है। बताया जाता है कि ये लोग थोड़े बहुत इनको घायल भी थे, निशान भी थे, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट कहती हैं। उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह ने उनको मीना बाग के दिल्ली के अपने घर में ठहराया। मैं आपको रिपोर्ट के हिस्से पढ़ के सुना देता हूं। द सप्लीमेंट्री चार्जशीट इज क्वाइट डिटेल्ड अबाउट बृजभूषण द गोंडा MP. It says had all along been helping Thakur and his associates by letting him stay in his official residence at मीना बाग। सरकारी मीना बाग में जो इनको फ्लैट मिला था सांसद के तौर पे, वहां पे इन्होंने इनको ठहराया। He even let ठाकुर use his jeep to travel to नेपाल, यानी सुभाष ठाकुर शूटर को नेपाल जाने में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी जीप भी दी। आफ्टर द शूट आउट ठाकुर एंड हिज एसोसिएट्स फ्लैट मुंबई से भाग गए एंड स्टेड इन द स्वीट इन नेशनल नैनीताल बुक्ड बाई बृजभूषण। उसके बाद नैनीताल में बृजभूषण ने इनके लिए एक शूट बुक किया था। वहां पे ये मुंबई से जाने के बाद टिके थे और ये भी बताया गया उसी सूट में बृजभूषण शरण सिंह भी इन लोगों के साथ में रहे थे। A new fact in the supplementary is that Brijbhushan stayed with the accused in the same suit. This even an accused Pradhan Singh, wounded in shootout, was recuperating there. एक प्रधान सिंह था, वो घायल भी था और अपना इलाज करा रहा था, उसी सूट में ठहरा हुआ था। तो बृजभूषण शरण सिंह दाऊद के लिए काम करते हैं, दाऊद के गुर्गों को अपने पास ठहराते हैं। इसीलिए इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बाकायदा टाडा में गिरफ्तार किया गया था, CBI ने गिरफ्तार किया था। इस बोर्ड पे थोड़ा सा आगे जाते हैं।
विवेक वार्ष्णेय एक पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स के बहुत पुराने पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं। आज मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं उनको लगातार फ़ोन ट्राई करता रहा। अगर मेरी बात, मैंने उनको फेसबुक पे कॉल भी किया तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर करता। उनकी एक रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये रिपोर्ट बताती है कि उस वक़्त नरसिंह राव की सरकार थी केंद्र में, और सरकार के कारण ये लोग छूट गए। नरसिंह राव की आइडियोलॉजी किस तरह की थी, वो किस तरह का इंक्लाइनेशन था उनका, वो कहानी आपको पता है। कहानी आपको ये भी पता है कि जब बृजभूषण शरण सिंह जेल में भर्ती थे, तो उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये कहा था कि बुरे दिन नहीं रहे, अच्छे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, चिंता मत करिए। सावरकर भी जेल गए थे, उनको याद करिए, ऐसे आप भी जेल में हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये क्यों लिखा था, इसको अगर आप जानना है तो गोंडा का नाम जयप्रकाश नारायण नगर रखा जा रहा था। नानाजी देशमुख बहुत बड़े संघ के आइडियोलॉज हैं और बहुत बड़े विचारक हैं आरएसएस के। उनकी रिकमेंडेशन पे ये नाम रखा जा रहा था। बृजभूषण शरण सिंह को ये जिम्मेदारी कहा जाता है कि दी गई कि आप इस पे हल्ला करो, हंगामा करो, हम जयप्रकाश नारायण के नाम पर नाम नहीं रखेंगे। उसके बाद उस हल्ले हंगामे का फ़ायदा उठाकर अटल जी ने, उस दिल्ली से एक फ़ोन जाता है और नाम रखने के उस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। माननीय अटल जी के साथ में बृजभूषण सिंह शरण सिंह के क्या संबंध थे, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक़्त भी नेता लोग बाहुबलियों को कैसे रखा करते थे, इसका एक उदाहरण है। नानाजी देशमुख के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की किस तरह की दोस्ती थी, ये इसका विषय नहीं है वीडियो का। आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा एक कैरेक्टर दिखाई देता है कि जिस आदमी के बारे में दुनिया जानती थी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हीरो हुआ करता था, राम जन्मभूमि का आंदोलन में हिस्सा लिया, पार्टी की महत्वपूर्ण गतिविधियों में होता था, और मौका पड़ने पर उसने आरएसएस के खिलाफ भी झंडा उठा लिया था। लेकिन कहानी से थोड़ा सा हट जाएंगे हम इस पे, तो मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में सीबीआई में क्या हुआ था। विवेक वार्ष्णेय की ये खबर 1997 में छपती है, जब बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए थे। उसके बाद विवेक वार्ष्णेय बताते हैं कि सीबीआई ने किस तरह से इस पूरे केस को मैनिपुलेट किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज एसएन ढींगरा बहुत तेज तर्रार जज थे उस वक़्त। अखबारों में इनका नाम खूब छपा करता था और ये सबकी खबर लिया करते थे। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया सीबीआई के काम करने के तरीके पर, इस खबर में छपा, और उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसी का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है। आपने बृजभूषण शरण सिंह के टेलीफोन कॉल्स की डिटेल क्यों नहीं निकाली, जिससे पता लगता कि इसका किस किस से संबंध है। इसी मामले में दूसरे आरोपियों के केस में यह किया गया था, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में छोड़ दिया गया। इसी तरह से जब कल्पनाथ राय से पूछताछ का मौका आया तो सरकार की तरफ से सीबीआई के अंदर दो धड़े हो गए। जो सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी थे वो कहने लग गए कि नहीं, कल्पनाथ राय से भी पूछताछ मत करो, उनके पीए से पहले पूछताछ करो, क्योंकि उसने फोन किया था और उसने गेस्ट हाउस दिलाया था। पीए उस समय उपलब्ध ही नहीं था तो पूछताछ कैसे होती। इस तरह से मामले को डीरेल किया गया और उसके बाद सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराधों की जांचों को अलग करने का समय आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत में ये बहस बहुत पुरानी है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना, लाठीचार्ज करना है, कुछ करना है, ट्रैफिक लगाना है, ये डिपार्टमेंट अलग हो और इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट पुलिस में अलग हो, ताकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर में वीआईपी ड्यूटी में लगते हैं उसके कारण जो प्रभाव में आ जाते हैं उससे लोग बचे रहें। अदालत ने कहा कि अपराध शाखा ने सुभाष ठाकुर, भाई ठाकुर, श्याम किशोर, चंद्रकांत और अन्ना पाटिल उस छोटू परेश मोहन देसाई को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया 1993 में। 26 जुलाई को ये मामला सीबीआई ने सौंपा।
12 अगस्त तक इकबालिया बयान दर्ज कर लिए गए थे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बावजूद एसएन ढींगरा साहब ने कहा, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के टेलीफोन की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलवाई? हुआ ये कि जिस लोगों को इसमें गवाही देनी थी वो सारे लोग पलट गए और सीबीआई ने इस केस की हवा निकाल दी। सीबीआई की कार्यशैली पर जो टिप्पणी की अदालत ने, उसमें कहा है कि अपराधियों और माफियाओं और राजनेताओं के गठजोड़ को आपने स्थायित्व दे दिया है। इस बारे में जांच ना करना ही बेहतर है। केंद्रीय मंत्री के बारे में इतनी शर्मनाक सूचनाएं, सांसद के बारे में इतनी शर्मनाक सूचनाएं, और इसकी जानकारी पीवी नरसिंह राव को आपने क्यों नहीं दी प्रधानमंत्री को, जबकि सीबीआई तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आती है। ये भी कहा गया कि ये प्रधानमंत्री को पता होना जरूरी था कि दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को सरकारी गेस्ट हाउस में और सांसदों के घर में ठहराया गया है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो आपको बताती है। जब ढींगरा साहब का वो आप सुन लेंगे पूरा का पूरा या पढ़ लेंगे ये रिपोर्ट, मैं इसे अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा गिरिजेश वशिष्ठ वाले पे, ताकि आप वहां से पढ़ सकें। तो आपको पता लगेगा कि ये कौन सी पहुंची हुई आत्मा है भैया। और अब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे इनके खिलाफ केस रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि केस रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा था, अब तो हो गया है। अब जांच में आगे क्या होगा ये भी देखना रोचक होगा, क्योंकि सीबीआई ने पहले से गोबर किया था जांच में, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर सकती, ये बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह है क्या आइटम? ब्रजभूषण शरण सिंह वो आइटम है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पूरा इतिहास है, उसका एक अभिन्न अंग है, और अभी तक के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का गौरवशाली पन्ना है। अटल जी से जुड़े रहे हैं, इससे जुड़े रहे हैं, और यहाँ तक कि अटल जी की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो दूसरे आइडियलॉज थे, सादा लोग थे, उनको अपमानित करने में भी इनकी भूमिका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इनको चिट्ठियाँ लिख लिख के सावरकर से तुलना कर रहे थे। तो आज अगर ब्रजभूषण शरण सिंह एक्सपोज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कलंकित है, और इसलिए पार्टी अपनी साख बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी कि इनको पवित्र ही रखा जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।